गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, चौथा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें आपने वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के तमाम पहलुओं पर बहुत कुछ सीखा। आपको एक बार फिर से हम रिकॉल करा दें कि इस पिछली 2 क्लासेस में आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये पता चल गया है कि विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार ये 2 ऐसी क्रियाएं हैं जिसकी वजह से वैश्वीकरण होता है। आप लोगों को ये पता चल गया है, इसकी वजह से वैश्वीकरण होता है। और वैश्वीकरण को लाने में, ग्लोबलाइजेशन को लाने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज को हम शॉर्ट में MNCs भी कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज को हम MNCs भी कहते हैं और इसको वैश्वीकरण को लाने में यानी ग्लोबलाइजेशन को लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है बच्चों। और विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार इसके वाहक हैं वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन को लाने में। और वैश्वीकरण क्या होता है ये हम आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वैश्वीकरण का मतलब है पूरे विश्व का तीव्र एकीकरण। तीव्र मतलब रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ होल वर्ल्ड। सभी देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं आर्थिक तौर पर, और सभी देश आपस में सामाजिक और कल्चरल तौर पर भी, सोशल और कल्चरल तौर पर भी आपस में जुड़ जाते हैं। पहले आर्थिक तौर पर जुड़ते हैं, उसके बाद। बच्चों, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि वैश्वीकरण में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे वैश्वीकरण में छोटे व्यापारियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कर लगाए जा सकते हैं। इसी संदर्भ में हमने आप लोगों को बताया था कि एक संस्था है विश्व व्यापार संगठन, और जो कि व्यापार उदारीकरण पर बल देती है। विश्व व्यापार संगठन क्या है ये हम आज डिस्कस करेंगे। और व्यापार उदारीकरण, ट्रेड लिबरलाइजेशन के बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। लिबरलाइजेशन में आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण का मतलब होता है नियमों और उपनियमों पर से सरकार अपना नियंत्रण हटा लेती है, व्यापार करने के लिए छूट और सुविधाजनक और लचीला माहौल मुहैया कराती है। तो प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम आज जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए क्या किया जा सकता है। तो पहले हम विश्व व्यापार संगठन के बारे में जान लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन क्या होता है। देखिए, ये है विश्व व्यापार संगठन। इसको इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको WTO कहा जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। 1995 में स्थापना हुई थी। उससे पहले ये एक समझौते के रूप में था। उससे पहले ये जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था। इसके बारे में हम आप लोगों को अगली क्लासेस में बताएंगे डिटेल में। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और इसका मुख्य मकसद है फ्री ट्रेड। इसका मुख्य मकसद है बच्चों फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि सभी देशों में व्यापार फ्रीली हो सके। फ्रीली का मतलब क्या है कि उसमें न तो कोई देश कर लगाएगा किसी देश के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर,
और ना ही किसी तरीके के नियम और उपनियम को इम्पोज करेगा, थोपेगा। सभी देश एक दूसरे से आपस में फ्रीली व्यापार कर सकें, ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्य मकसद होता है। इसमें तकरीबन प्यारे बच्चों आज भी 164 कंट्री मेंबर हैं, वर्ल्ड के मेंबर हैं इसके लिए। 164 कंट्री मेंबर हैं इसके। पर यह विश्व व्यापार संगठन की थोड़ी सी जानकारी थी। अब विश्व व्यापार संगठन फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, यही इसका खास मकसद है, पर यह इतना सहज मुद्दा नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है। दरअसल विश्व व्यापार संगठन की स्थापना विकसित देशों द्वारा की गई थी। विकसित देशों ने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की, उसके बाद विकासशील देश भी इसमें जुड़ते चले गए, इसके मेंबर बनते चले गए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के वक्त विकसित देशों द्वारा ये कहा गया था कि हम अपने नियम व उपनियम हटा लेंगे और विकासशील देशों को भी अपने नियम व उपनियम हटाने होंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट बाजार में एंट्री कर सकें, विकसित देशों के, डेवलप्ड कंट्रीज़ के। पर ऐसा नहीं हुआ। विकसित देशों द्वारा आज भी बहुत सारे नियम और उपनियम अपने मार्केट में लगाए गए हैं जो कि विदेशी प्रोडक्ट को रोकते हैं उनके बाजार में आने से, फ्री कंपटीशन को रोकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहें यूएसए, तो वहाँ बहुत सारे नियम और उपनियम ऐसे हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ बिकने से रोकते हैं। पर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपने बहुत सारे नियम और उपनियमों में उदारता देकर आज भी बहुत सारे विकसित देशों के प्रोडक्ट को एंट्री दे दी है। बहुत सारी बातें विकसित और विकासशील देशों के हितों में अंतर का प्रमुख कारण रही हैं, जिसमें एक तो ये है सबसे बड़ी कारण कि प्रतिस्पर्धात्मक जो शक्ति है विकासशील देशों की, जो प्रतिस्पर्धा करने की जो शक्ति है विकासशील देशों की, वो थोड़ी सी कम है विकसित देशों की तुलना में, क्योंकि वो उन्नत टेक्नोलॉजी और अच्छी स्किल्ड लेबर फोर्स रखते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो जिनमें से एक दोनों के हितों में अंतर ये भी है, हमारे यहाँ छोटे प्रोड्यूसर हैं। तो इस तरह से इंटरेस्टेड विकसित और विकासशील देशों के क्लैश होते रहते हैं, टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एग्रीमेंट अभी भी अनसुलझे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो अब तक आपने यहाँ तक ये समझा कि विकसित देश द्वारा बनाया गया प्राइमरीली ये मुख्य रूप से विश्व व्यापार संगठन है, जिसमें विकासशील देश सहित 164 मेंबर इसके सदस्य हैं। तो स्थापना इसकी 1995 में हुई थी, जिसका मुख्य मकसद फ्री ट्रेड है, स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहित करना। व्यापार उदारीकरण के जरिए ये हो सकता है। व्यापार उदारीकरण हमने बताया था आपको, व्यापार उदारीकरण का मतलब होता है नियमों और उपनियमों में सरकार द्वारा लचीलापन लाना या ढील देना या छूट देना या फ्री कर देना उनको, नियमों और उपनियमों से मार्केट को। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ। इफेक्ट क्या हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था पर ग्लोबलाइजेशन का। सबसे पहला इफेक्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट हुआ है वो आप दो तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें इफेक्ट की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर बिग प्रोड्यूसर पर इफेक्ट और स्मॉल प्रोड्यूसर पर इफेक्ट। इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर, ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट ऑन बिग प्रोड्यूसर एंड स्मॉल प्रोड्यूसर। तो ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट हुआ है बड़े निर्माताओं पर, वो पॉजिटिव रहा है, क्योंकि वो अपने आप को प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में ढालने के लिए अपने आप को उन्होंने सशक्त कर लिया है। सबसे ज़्यादा फायदा बिग प्रोड्यूसर्स को मिला है। और ग्लोबलाइजेशन में जो भी कंपनियां आई हैं हमारे भारत में, उन सेक्टर्स की बात करें तो वो बैंकिंग सेक्टर है, सेल फोन इंडस्ट्री है, मोबाइल यूज़ करते हैं आप, तमाम विदेशी कंपनियों का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। जंक फूड कंपनीज़ हैं, डोमिनोज, पिज़्ज़ा, ये सब क्या है। और क्लॉथिंग इंडस्ट्री है, जिसमें आप तमाम लोग जीन्स और पैंट शर्ट का विदेशी
इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय। तो ये कुछ बैंक, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, तो ये कुछ सॉरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभी नहीं है, पर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि विदेशी कंपनियां अपना वर्चस्व स्थापित किया है वैश्वीकरण के माध्यम से। विदेशी निवेश किया है भारत में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, पर इसमें बिग प्रोड्यूसर को तो फ़ायदा है, लेकिन स्मॉल प्रोड्यूसर चूँकि कंपटीशन करने की ताकत नहीं रखते हैं, वो छोटे हैं, अनस्किल्ड लेबर रहती है उनके यहाँ, तो वो धीरे धीरे उनसे परेशान हो जाते हैं और अपनी बिजनेस यूनिट्स को शट डाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन के इफ़ेक्ट हैं। बिग प्रोड्यूसर जहाँ प्रॉफिट में रहता है, वहीं स्मॉल प्रोड्यूसर लॉस में रहता है। ये तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबलाइजेशन के इफ़ेक्ट थे, पर अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर को प्रॉफिट भी हुआ है। पूछे क्यों? भाई कंज्यूमर को तो प्रॉफिट इसलिए होगा क्योंकि अगर आप मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आपको विदेशी प्रोडक्ट के साथ साथ घरेलू प्रोडक्ट्स भी खरीदने का मौका मिलता है, विकल्प मिलता है। आप चाहे विदेशी प्रोडक्ट ले लें या घरेलू प्रोडक्ट ले लें, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप प्रोडक्ट लेंगे, आप कंपेयर करेंगे प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज। तो इस तरह से कंज्यूमर तो फ़ायदे में है ग्लोबलाइजेशन को लेकर, लेकिन छोटे जो प्रोड्यूसर हैं वो नुकसान में हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कि इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी एक जैसा नहीं है, सब फ़ायदे में नहीं है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि ग्लोबलाइजेशन अब एक शर्त है, एक ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। बिना ग्लोबलाइजेशन के अब हम कल्पना नहीं कर सकते। हम एक तरफ इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये है कि इसमें जो अगला टॉपिक हम आपको बताएंगे वो ये है कि हम कैसे इसे रेशनल बनाएं, कैसे इसे जस्टिफिएबल बनाएं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। न्याय संगत विश्व, इसको हम न्याय संगत कहते हैं, न्याय संगत वैश्वीकरण। न्याय संगत वैश्वीकरण कैसे बनाएं? हमने आपको बताया कि छोटे प्रोड्यूसर इसमें नुकसान में रहते हैं और छोटे छोटे गरीब तबके के लोगों को भी बहुत ज़्यादा वैश्वीकरण से फ़ायदा नहीं मिला है। लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी कोई फ़ायदा नहीं मिला है क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति इतनी तीव्र नहीं है। तो इसमें यह किया जा सकता है कि इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। सरकार चाहे तो छोटे उद्योगों को बचाने के लिए प्रोडक्ट वाइज उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, नियमों और उपनियमों पर, आयात पर, उनके आयात पर प्रतिबंध लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है छोटे उद्योगों को बचाने के लिए। हालांकि विश्व व्यापार संगठन इसका विरोध करता है, पर अगर अपने उद्योगों को बचाने की बात आए तो भारत सरकार ऐसा कर सकती है और कोई भी देश की सरकार अपने उद्योगों और घरेलू इंडस्ट्रीज़ की रक्षा बाहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन से बचाने के लिए अपने आप को कर सकती है ऐसा। तो सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सरकार टैक्स इम्पोज कर सकती है। न्याय संगत इसलिए छोटे उद्योगपतियों के लिए न्याय हो। बड़े उद्योगपतियों ने तो ढाल लिया है अपने आप को, बड़े बिजनेसमैन ने ढाल लिया है, पर न्याय संगत हमने किसके लिए कहा? छोटे उद्योगपतियों के लिए। तो सरकार उन पर टैक्स इम्पोज कर सकती है आयातों पर, ताकि वो प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को ढाल लें। साथ ही सरकार सब्सिडी दे सकती है उनके प्रोडक्ट पर छोटे उद्योगपतियों को, जिससे कि उनके प्रोडक्ट प्रतिस्पर्धा में लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, कम कीमत के हों। बाहर के प्रोडक्ट भी कम कीमत के होते हैं तो उनकी कीमतों की तुलना करने सब्सिडी दे सकती है सरकार, ऐसा कर सकती है। साथ ही इसमें जनता का रोल भी है। जनता का रोल, गवर्नमेंट का रोल तो टैक्स और सब्सिडी के ज़रिए होता ही है। जनता का रोल इसमें प्यारे बच्चों, अब इसको हम थोड़ा सा और समझा दें कि जैसे गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट का रोल टैक्स इम्पोज कर सकती है गवर्नमेंट और सब्सिडी दे सकती है। साथ ही इसमें पब्लिक का रोल है। पब्लिक का क्या रोल है? पिछले 20 सालों में विश्व व्यापार संगठन की तमाम नीतियों का विरोध पब्लिक ने जुलूस निकालकर, धरना प्रदर्शन करके किया है, जिससे विश्व व्यापार संगठन के तमाम देशों में और जनता में तमाम जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई है, जिससे
तमाम नियमों और उपनियमों में बदलाव भी किया गया है, जिसमें कृषि क्षेत्र इसमें एक प्रमुख क्षेत्र है। इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सिंपली कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का बड़ा खेल है, क्योंकि सब्सिडी कई नामों से दी जाती है। ये बहुत अभी आपके सिलेबस की बातें नहीं हैं। इसमें सिर्फ आप यही समझ लीजिए कि पब्लिक भी अपना समर्थन दे सकती है। पब्लिक जन विरोध भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में बदलाव लाता है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हम यही ख़त्म करते हैं। कंक्लूज़न के रूप में हम आपको बता दें कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या समझा है। तो प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण पूरे विश्व के समस्त देशों का तीव्र एकीकरण होता है, और जिसको लाने के लिए प्रमुख कारक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से ये होता है। और इसमें आपने पढ़ा कि उदारीकरण क्या होता है और विदेशी निवेश के मोड्स क्या क्या हैं, यानी कि विदेशी निवेश किन किन तरीक़ों से होता है। वो संयुक्त उत्पादन के रूप में भी हो सकता है, और विदेशी कंपनियां इसे अपना कारखाना स्थापित करके भी कर सकती हैं। ऐसे 4 मोड हमने आप लोगों को इसमें समझाए थे। इसके बाद इसमें आपने उदारीकरण के बारे में समझा, उदारीकरण क्या होता है, और उसके बाद इसमें आपने विश्व व्यापार संगठन के बारे में समझा, और ये भी समझा कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव जो है वो सभी पर एक जैसा नहीं पड़ा है। किसी पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है और किसी पर नकारात्मक प्रभाव भी हुआ है। तो उसके बाद आपने समझा कि सरकार न्याय संगत वैश्वीकरण को किस तरीके से ला सकती है। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो मुझसे पर्सनली फ़ोन पर या व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन आंसर आपको टाइम टू टाइम भेजे जा रहे हैं बच्चों। और हम कल से हम 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू।